हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग हमारे फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, राइट। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था कि एटम हमारा एक वाटरमेलन या फिर बोल सकते हैं हम लोग प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर की तरह है, जहाँ पे न्यूक्लियस अगर मैं बोलूँ या फिर ऐसे बोलूँ कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस वाटरमेलन का ये रेड वाला पोर्शन है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ब्लैक वाला जो सीड्स आप लोग देख पा रहे हो। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एज पर द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये खत्म किया। तो इस मॉडल का नाम क्या है? इस मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। याद रखना ये नाम, इस मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, राइट। और ये मॉडल किसने दिया था? ये मॉडल दिया था हमारे साइंटिस्ट थॉमसन ने। तो ये है प्लम पुडिंग मॉडल। आगे बढ़ते हैं आज और देखते हैं कि इसके बाद जो डिस्कवरी हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, तो उस डिस्कवरी का एक छोटा सा लिस्ट आपके बुक में गिवन रहेगा। तो बस मैं उस लिस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज एंड न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है कि एट लास्ट डिस्कवरी होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पे एक्चुअली में लाई करता है इनसाइड द एटम, राइट। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ये बात, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, बट टाइप में अपोजिट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज का जो अमाउंट होगा दैट विल बी सेम, राइट। और न्यूट्रॉन पे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन हमारा एक्चुअली में न्यूट्रल पार्टिकल होता है। उसके बाद अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास। देखो यहाँ पे 10⁻⁻31 है। और सबसे ज़्यादा मास होता है आपका न्यूट्रॉन का मास, लेकिन हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऑलमोस्ट इक्वल लेते हैं, राइट। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कितना है ये आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा है, राइट। तो ये हो गया मास के बारे में बात, ये हो गया चार्ज के बारे में बात। किसका मास किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास एंड चार्ज। ये आपको याद रखना है, ये आगे के लेक्चर में भी यूज़ होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमारे बेक्यूरियल नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि फ्लोरेसेंस जो है, जो कि प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम सम ऑर्डिनरी फ्लोरेसेंट मटेरियल, वो ना फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, कैन नॉट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। लेकिन वहीं पे अगर मैं फ्लोरेसेंट सब्सटेंस जैसे कि पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट को देखूं तो वो हमारा फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रहा था, जो कि एक ब्लैक पेपर में रैप करके रखा गया था, राइट। तो कुछ मटेरियल से निकलने वाले जो फ्लोरेसेंस है वो फ्लोरेसेंस आपके अदर लाइक फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रहा है, बट कुछ फ्लोरेसेंस जो कि अलग मटेरियल से निकल रहे हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो इसके बाद, इस डिस्कवरी के बाद हमारे मैडम क्यूरी ने ये डिस्कवर किया और उन्होंने इस रेज का नाम, मतलब कि ये रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है उसमें जो रेज निकलते हैं उस रेज का नाम एक्चुअली में दिया है बेक्यूरियल रेज, जहाँ पे हम लोग अल्फा, बीटा एंड गामा रेज के बारे में पढ़ते हैं। सो मैडम क्यूरी ने क्या बताया? मैडम क्यूरी ने ये बताया कि कुछ इनविजिबल रेज जो है वो एमिट होते हैं स्पॉन्टेनियसली एट एनी कंडीशन फ्रॉम एनी सॉल्ट ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और मैडम क्यूरी ने इस प्रोसेस का नाम दिया था रेडियो एक्टिविटी। और जो रेज निकल रहे हैं वो रेज क्या है? वो रेज आपका बेक्यूरियल रेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेना है जो कि स्पॉन्टेनियसली कुछ रेज को एमिट करता है, जो रेज है अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हूँ कि द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटम्स, राइट। ये अनस्टेबल एटम कौन से एटम है? न्यूक्लियाई ऑफ सम एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास, ठीक है। कुछ एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट के बारे में बात करूँ तो लेड के बाद, मतलब कि
Pb का एटॉमिक नंबर होता है 82, मास नंबर होता है 207। तो लेड के बाद जो एलिमेंट्स आपको मिलने वाले हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स आपका हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स का देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सारे एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से ज़्यादा है। लेड के बाद जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर विल बी मोर देन 82। सो ये 82 वाले एटॉमिक नंबर वाले जो भी एलिमेंट्स है वो हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स है। और वो क्या करेंगे, अगर अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। स्टेबिलिटी की तरफ जाने का वे क्या है कि वो स्पॉन्टेनियसली कुछ रेज को, कुछ एनर्जी को एमिट करेंगे, राइट। तो और इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट यहाँ पे इस रेस को इमिट कर रहा है उसको बोला गया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटम और न्यूक्लियाई ऑफ सम एलिमेंट of higher atomic mass generally is called radioactivity and such element are called radioactive elements, right। और यहाँ पे कौन से रेज एमिट होते हैं? यहाँ पे मेनली रेज एमिट होते हैं अल्फा रेज, उसके बाद हमारे पास आता है बीटा रेज, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं गामा रेज के बारे में, राइट। तो अल्फा रेज के अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो इसका चार्ज होता है पॉजिटिव, बीटा रेज का चार्ज होता है नेगेटिव, और गामा रेज क्या होता है? गामा रेज अगेन हमारा न्यूट्रल होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। सो इन रेस के पास क्या है? इन रेस के पास चार्जेस है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, राइट। तो अगर इन रेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इन रेस को इफेक्ट करेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट, उनको बोला गया कि अल्फा पार्टिकल को इन्होंने लिया था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को इमिट करवाया था, और अल्फा पार्टिकल को इमिट करवा कर उसको एक गोल्ड फॉइल पे फॉल करवाया गया था, राइट। तो चलो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मान के चलो कि ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या एमिट कर रहा है? अल्फा रेज एमिट कर रहा है। मान के चलते हैं कि अल्फा रेज एमिट कर रहा है, और यहाँ पे हमने एक रखा है गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है। अब क्या कर रहा है कि ये अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल पे फॉल किया। जब अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल पे फॉल किया तो मोस्ट ऑफ द रेज जो देखा गया वो रेज एकदम स्ट्रेट निकल गया, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज, इसके रिजल्ट के बारे में सोचना थोड़ा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज जो है वो रेज एकदम स्ट्रेट निकल गया है बिना किसी चीज को इफेक्ट किए हुए, राइट। ये समझ में आया? उसके बाद कुछ रेज का बहुत छोटा सा डिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब कि बहुत लाइट डिफ्लेक्शन हुआ है, वो बहुत कम अमाउंट में ये रेज है। और इससे भी कम अमाउंट में वो रेज है जो कि डायरेक्टली रिबाउंड कर गए, मतलब कि एकदम उल्टे उल्टे डायरेक्शन में आ गए, बहुत कम रेज है। तो बहुत ज़्यादा रेज क्या हुआ? बहुत ज़्यादा रेज एकदम स्ट्रेट पाथ में निकल गया गोल्ड फॉइल से। कुछ रेज जो है उसका बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या क्या हमें दिखाई दिया एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट में। सो फर्स्ट कि ऑलमोस्ट 95%, अगर मैं बोलूँ 95% रेज passed through गोल्ड फॉइल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, अराउंड 3 to 4% या फिर 3 to 4% से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा, 3 to 4% रेज हैड स्मॉल डिफ्लेक्शन। और अगर मैं यहाँ पे नंबर के तरह बताऊं तो 1, देखो 1 आउट ऑफ 12,000 रेज क्या किया? ये एकदम रिबाउंड किया है, रिबाउंडेड, राइट। मतलब एकदम उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है। तो इससे क्या पता चला? इससे रदरफोर्ड ने एक एटम का मॉडल दिया। ये मॉडल क्या हमने पढ़ा है? ये मॉडल है, देखो कंक्लूजन से क्या पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वेकेंट, राइट। तो मैक्सिमम रेज क्या हो गया? मैक्सिमम रेज तो स्ट्रेट पाथ में चला गया। स्ट्रेट पाथ में जाने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम जो स्पेस है एटम का वो खाली है, राइट। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज वैकेंट, ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन क्या पता चला कि जो पार्टिकल एकदम रिबाउंड किया है ये बहुत कम है, ठीक है। रिबाउंड बहुत कम किया, इसका मतलब कि एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल कौन से पार्टिकल है? सर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स है, राइट। और अगर ये रिबाउंड किया है इसका मतलब कि वो जाके किसी पॉजिटिव पार्टिकल को हिट किया होगा,
अब पॉजिटिव पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है? प्रोटॉन है। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में छोटे से पोर्शन में कन्फाइंड है। बोल सकता हूँ क्या? यस। इसका मतलब कि द पॉजिटिव पार्टिकल्स are confined in a very small region, जिसको बाद में हमने क्या बोला? जिसको बाद में हमने बोला न्यूक्लियस, राइट? जिसको बाद में हमने यहाँ पे नाम दिया है कि दिस विल बी योर न्यूक्लियस। तो मोस्टली इन दोनों कंक्लूजन के बेस पे हमने फिर डिस्कवर किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एक्चुअली में जो न्यूक्लियस है बहुत ही छोटे से स्पेस में कन्फाइंड है, और मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का वो वेकेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, राइट? तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जहाँ पे ये न्यूक्लियस आप लोग देख पा रहे हो, ये बीच में क्या है? ये बीच में हमारा एक्चुअली में न्यूक्लियस है, जहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन होगा, हमारा प्रोटॉन होगा, उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? और ये डिफरेंट ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो स्टेबल है, मतलब कि एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, हर एक ऑर्बिट को एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल दिया गया है, सही है? तो ये था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसको डिस्कवर किया गया है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कवर किया गया है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखना ध्यान से, कि मान के चलो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कोई भी एक्सेलरेटेड अगर चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट सुनना, एनी मूविंग, और ऐसे लिखता हूँ, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल will radiate, क्या रेडिएट करेगा? will radiate इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? तो कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है, ये है फर्स्ट पॉइंट। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर मान के चलो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर रहा है, इससे कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रहा है, तो ये क्या करता है? इसका एनर्जी क्या होगा? इसका एनर्जी लॉस होगा। तो अगर इसका एनर्जी लॉस हो रहा है, अगर यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो क्या होगा? मैंने जैसे कि बताया कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलो कि थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करूँ, इसका फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, और अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर रहा है, इसका मतलब कि इसका एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर एनर्जी लॉस होगा तो ये क्या करेगा? ये इसका जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का साइज थोड़ा छोटा होगा, मतलब कि ये कुछ ऐसे जाएगा, राइट? थोड़ा छोटा हुआ ऑर्बिट का साइज। अगर ऑर्बिट का साइज छोटा हुआ, स्टिल वो क्या कर रहा है? स्टिल वो यहाँ पे रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगेन अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर रहा है, मतलब कि कंटिन्यूसली उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूसली उसके ऑर्बिट का साइज धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा, और एट लास्ट वो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में हिट करेगा। बात समझ में आ रही है? एट लास्ट वो न्यूक्लियस में जाके हिट करेगा। तो यहाँ पे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, राइट? तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर जाके न्यूक्लियस में हिट क्यों नहीं कर रहा है, या फिर न्यूक्लियस में हिट नहीं कर रहा है, तो इसका पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ पे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग अपने लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में कौन कौन से डिफेक्ट्स थे, और उसके बाद किस तरह से बोर ने आके रदरफोर्ड के मॉडल को फिर सुधारा है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द वेरी न्यू टॉपिक, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल।